सर, हम लोग प्रशांत किशोर की नई रणनीति पर ही पहले बात कर लेते हैं। जिस तरह से बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद पीके की नज़र जो है वो अब बिहार विधान परिषद की 8 खाली शिक्षक और स्नातक सीटों पर बताई जा रही है। इसमें सारण शिक्षक, तिरहुत स्नातक और दरभंगा स्नातक सीट खास है, जहां पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने दलीय प्रत्याशी को चौंकाया था। सारण में जनसुराज समर्थित आफाक अहमद जीते थे, तिरहुत में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी और दरभंगा में निर्दलीय सर्वेश कुमार ने बाजी मारी थी। अब प्रशांत किशोर इन सीटों पर भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से बांकीपुर में उनकी जीत हुई, उसके बाद एनडीए, आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांकीपुर के बाद विधान परिषद में भी प्रशांत किशोर का असर दिखेगा? एनडीए और महागठबंधन के सामने पीके की रणनीति कितनी बड़ी चुनौती है? आगामी जो चुनाव है बिहार में, जो 8 सीटों पे एमएलसी का एक चुनाव वो भी है, और उसके ठीक बाद साहेबगंज विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। तो अभी दो चुनाव हैं, एक विधानसभा का उपचुनाव और 8 सीटों पे एमएलसी का चुनाव। इन चुनावों में प्रशांत किशोर का प्रदर्शन अगर बेहतर रहा, यानी अगर वो कुछ सीटें जीत ले रहे हैं, तब तो एक तरीके से समझ सकती हैं कि जन सुराज अपनी उफान पे रहेगा। मतलब बांकीपुर में स्वयं प्रशांत किशोर थे। यहाँ सबसे बड़ा तर्क ये कि प्रशांत किशोर स्वयं थे, और एनडीए और महागठबंधन दोनों की नाराजगी थी अपने अपने मतदाताओं में, अपनी अपनी पार्टियों को लेकर के, इसलिए प्रशांत किशोर का स्वयं होना जन सुराज के लिए लाभदायक हो गया। लेकिन अब अगर प्रशांत किशोर चुनाव, अगर जन सुराज चुनाव जीतती है, तो वो उम्मीदवार ही होंगे, वहां स्वयं प्रशांत किशोर तो होंगे नहीं। तब ये माना जाएगा कि अब जन सुराज अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी है। मतलब एक तरीके से बांकीपुर को आप ये मान सकते हैं कि ये जन स्वराज की एक एक्सीडेंटल जीत भी हो सकती है, स्थानीय कारण भी है जिनकी पुनरावृत्ति न हो। इस तरह का तर्क हो सकता है एनडीए के पास या महागठबंधन के पास। लेकिन जब आने वाले जो एमएलसी चुनाव में अगर जन स्वराज की जीत हो जाए, तब तो इसका मतलब यही है कि एक बतौर पार्टी जन स्वराज अब अपनी जो सियासी जमीन है उसका विस्तार करना शुरू कर दी है। और आपने सही बताया है कि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिनमें पिछली बार भी प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके समर्थन से उम्मीदवार खड़े हुए थे, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। एक तो शिक्षक कोटे का भी चुनाव हुआ था, शिक्षक कोटे से भी प्रत्याशी थे जो जीते थे। हालांकि उनको लेकर के भी अलग अलग दावेदारी हैं। एक बीजेपी से नाराज नेता है, उनकी भी दावेदारी रही है कि उस जीत में मेरा अपना योगदान है। लेकिन खैर, कुल मिला जुला के एक अच्छा एक अवसर जन स्वराज के लिए आ रहा है। और जो दो स्थापित गठबंधन हैं, जितने भी स्थापित पार्टियां हैं बिहार में, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों के लिए भी एक अवसर है ये बताएं कि क्या जो बिहार की जो आने वाली राजनीति है वो उनकी मौजूदगी का एहसास करवाएगी। वो अपने जैसे अभी एनडीए बनाम महागठबंधन हर चुनाव में यही होता है, चाहे महागठबंधन जीते या एनडीए जीते, तो क्या उसी धर्रे पे बिहार की राजनीति जाएगी, या बीच में जन सुराज भी है वो भी अपना पांव पसारेगी? अब जो 8 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है, उनमें विधानसभा की तरह तो जो ये चुनाव है दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन मतदाता की संख्या बहुत ही सीमित होती है। अगर आप इसमें एक पटना भी है, पटना में भी टीचर कोटे और ग्रेजुएट कोटे का एमएलसी का चुनाव होने वाला है। तो एक एक जो सीट है उस पे 3 या कहीं कहीं 4 जिले होते हैं, वो क्षेत्र होता है। जैसे अगर आप उदाहरण स्वरूप पटना को ले लें, तो पटना, नालंदा और नवादा 3 जिलों के ग्रेजुएट और 3 जिलों के जो टीचर हैं, उसमें भी कुछ शर्त है कि किस तरह के ग्रेजुएट और जो टीचर हैं, उन्हीं लोगों में कोई चुनाव खड़ा भी हो सकता है और वही लोग उसके वोटर भी होते हैं। तो जो ग्रेजुएट मतदाता हैं, इनकी संख्या लाख 1.5 लाख के करीब हो सकती है, और जो टीचर होते हैं उनकी संख्या तो हजार में होती है, कहीं 30,000, कहीं 32,000, इस तरीके की इसी के आसपास होती है। तो यहाँ मतदाता कम होते हैं। दूसरी बात है कि जो टीचर कोटे का जो इलेक्शन है, उसमें तो हर एक एक मतदाता तक पहुंचना आसान होता है, क्योंकि सब मतदाता एक ही तरीके के शिक्षक हैं, एक ही तरह की समस्या वाले हैं। तो ये चुनाव विधानसभा के मुकाबले आसान होता है, और रणनीति के तहत अगर काम किया जाए तो मतदाताओं को 2-4 मुद्दों के जरिए ही रिझाया जा सकता है। ऐसे में ये चुनाव विधानसभा की अपेक्षा प्रशांत किशोर के लिए आसान हो सकता है। यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को ही संबोधित करना है,
तो ये प्रशांत किशोर के लिए विधानसभा की तरह टफ नहीं है। हालाँकि बहुत ही सहजता से जो जीत है प्रशांत किशोर को विधान बांकीपुर में एक बड़ी जीत मिली है। लेकिन अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, तो जो मूल रूप से जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो वोटर वहाँ कई होते हैं, अनेक जाति के होते हैं, हर एक-एक वोटर तक पहुँचना कठिन होता है, उन सभी चुनौतियों से बहुत ही अलग होता है चुनाव। तो ये प्रशांत किशोर रणनीति के तहत यहाँ पे काम कर सकते हैं और इस चुनाव में बीजेपी या एनडीए या महागठबंधन जो भी या आरजेडी कहें या कांग्रेस कहें, उन लोगों को बहुत ही सावधानी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इतना तो तय है कि इनमें से 8 सीटों में से अगर 1-2 सीटें भी जनसुराज के पाले में चली गई, तो इसका यही मतलब होगा कि अब जनसुराज का विकास जो विस्तार है वो हो रहा है और ये दोनों स्थापित जो गठबंधन है, उनके लिए चिंता का कारण हो सकता है। प्रशांत किशोर पहले भी चुनाव लड़े हैं और हारे भी हैं इन जगहों पे, मतलब जनसुराज चुनाव लड़ी है और वो जो हारे हैं तो एक अनुभव भी उनको होगा। तो और दूसरी बात है कि इस वक्त जब प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव जीत चुके हैं, तो उनको लेकर के एक जो उत्साह है जो विधानसभा के बाद खत्म हो गया था लोगों में, वो थोड़ा बढ़ा भी है। तो ऐसे में हो सकता है उन्हें कुछ दमदार कैंडिडेट भी मिल जाए, क्योंकि अगर कोई जमीनी स्तर पे लड़ने वाला अच्छा कैंडिडेट स्नातक इलेक्शन में या टीचर वाले इलेक्शन में मिल जाए, तो हो सकता है कि वो जीत जाए। अब देखिए कि पिछली बार तो जदयू से अभिषेक झा जो उनके प्रवक्ता हैं, वो चुनाव मैदान में थे और वो चौथे नंबर पे थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार हैं, वो वही गुल खिला सकते हैं, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए एक अवसर है और दोनों जो गठबंधन वाली जो पार्टी है, उन लोगों के लिए भी ये बताने का एक अवसर है कि क्या पहले के धर्रे पे ही इलेक्शन या बिहार की राजनीति होगी या उन लोगों में जो कमियां हैं, उन कमियों के कारण जन सुराज वास्तव में अब धीरे-धीरे अपना विस्तार कर रहा है।